हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नीट जेई मास्टर क्लास। तो बच्चों, ये हमारी क्लास 10th लाइव प्रोसेस का जो वन शॉट था उसका पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है बच्चों, जिसमें अपन स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन से। तो हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो बेटा, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सारी सेल्स में होता है। किस लिए होता है ये प्रोसेस? तो अब आपको पता होगा बच्चों, हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि सारे सेल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट और फूड को यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये जो फूड से एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस है बच्चों, उसी प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब है किसी भी न्यूट्रिएंट का जब लिविंग सेल्स ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, सो वी कॉल दैट प्रोसेस रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन है बच्चों, मतलब जो फूड का ब्रेक डाउन है टू प्रोड्यूस एनर्जी, कुछ ऑर्गेनिज्म इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म इसको तोड़ देते हैं विदाउट ऑक्सीजन। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कि वो जो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो ऑक्सीजन को यूज कर रहा है तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को कहा जाता है बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन के यूज किए ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को कहा जाता है बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जो रेस्पिरेशन है, तो यहाँ से हमें एक आइडिया आ रहा है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होगा क्या। तो लेट्स से एक फूड का कंपोनेंट अपन लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड रिलीज होगी बच्चों इसमें एनर्जी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, अपन का पर्पज क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना। तो अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये हो जाएगा एरोबिक। पर अगर इसी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया बिना ऑक्सीजन के, तब ये क्या बनाएगा बच्चों, तब ये बनाएगा अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसका हो जाएगा कंप्लीट ब्रेकडाउन। बट अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ बिना ऑक्सीजन यूज किए तो उसका होगा बच्चों पार्शियल ब्रेकडाउन। तो चलिए ये कंसेप्ट को हम समझते हैं एनसीईआरटी की बुक से अपनी। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी अलोंग विद द एनर्जी, और हमारा जो रिएक्टेंट है या न्यूट्रिएंट है वो क्या हो जाएगा, तो ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकता है, फैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज करेंगे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और जब ऑक्सीजन का यूज होगा बच्चों तो ग्लूकोज का हो जाएगा कंप्लीट ब्रेकडाउन। अब ये होता कैसे है बच्चों, तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है किसमें, पाइरूवेट नाम के मॉलिक्यूल में। ग्लूकोज हमारा क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज हमारा होता है 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड C6H12, और जो हमारा पाइरूवेट होता है बच्चों दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। तो एक ग्लूकोज से कितने पाइरूवेट बनेगा बच्चों, एक ग्लूकोज से बनेगा हमारा 2 पाइरूवेट का मॉलिक्यूल। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। अब ये जो पाइरूवेट का यूटिलाइजेशन है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन नहीं यूज करता है तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा अल्कोहल में, और अगर इसको वो ऑक्सीजन यूज करके ब्रेक डाउन करेगा, फाइनल ब्रेक डाउन के लिए CO2 और वाटर प्रोड्यूस करेगा, तो इसके लिए पाइरूवेट को कहाँ जाना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए इसको जाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब हमारे लिए ये फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये आप समझ गए तो आपको रेस्पिरेशन पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है रेस्पिरेशन में, सेल को ब्रेक डाउन क्या करना है बच्चों, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, पाइरूवेट। अब जब पाइरूवेट में ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर भी एनर्जी क्या होगी बच्चों, प्रोड्यूस होगी।
फिर अब ये जो पायरूवेट है इसका यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो सकता है, और अगर ऑक्सीजन कम है तो भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरूवेट का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा इथेनॉल जो कि 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, साथ में प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द एनर्जी। पर अगर पायरूवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है जब ऑक्सीजन की क्या है, कमी। अब ऑक्सीजन की कमी कब हो जाती है, तो मान लीजिए आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, तो हैवी एक्सरसाइज के टाइम में जो हमारी सेल्स की एनर्जी की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एनर्जी की डिमांड बढ़ी मतलब ज़्यादा फूड का ब्रेकडाउन करना होगा। ज्यादा फूड का ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, पर ऑक्सीजन की सप्लाई तो लिमिटेड है, आप जितना ब्रीथ कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। तो वो टाइम पे हमारी जो मसल सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, और वो केस में वो एरोबिक रेस्पिरेशन से स्विच हो जाते हैं किसमें, एनेरोबिक रेस्पिरेशन में। तो इन मसल सेल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, नॉर्मली तो अपना वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करेगा, हैवी एक्सरसाइज के टाइम में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बच्चों, तो ये जो पायरूवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, और ये प्रोड्यूस करेगा एनर्जी। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जब पायरूवेट का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में होता है तो यहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है और पायरूवेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है। अब अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरूवेट का ब्रेकडाउन होगा तो सबसे पहले ये कहाँ पर होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है। दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो कैसे एटीपी का प्रोडक्शन होगा, ये पायरूवेट आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और इसका हो जाएगा फाइनल ब्रेकडाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब थोड़ा अपन एनर्जी की बात करते हैं बच्चों कि जब इसका एनेरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिग्रेडेशन होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है 2 ATP मॉलिक्यूल। पर अगर इसका एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा तो टोटल जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों दैट इज 38 ATP मॉलिक्यूल। तो अगर इसका कंपैरिजन अपन को लिखना हो तो एनर्जी के सेंस में हम कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है और एरोबिक में एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है और एनेरोबिक में एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एरोबिक में होता है ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन और एनेरोबिक में होता है ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन। इसको ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा सा कि जब हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो वो क्या करेगी, पायरूवेट को कन्वर्ट कर देगी किसमें, लैक्टिक एसिड में। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे मसल्स में अक्यूमुलेट हो जाता है और ये कॉज करता है बच्चों मसल्स क्रैम्प। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि जो मसल्स क्रैम्प है वो किसकी वजह से होता है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई क्या हो गई थी, कम हो गई थी। कब? तो एट द टाइम ऑफ हैवी एक्सरसाइज। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बच्चों वो एनर्जी स्टोर कर दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। नाउ व्हाट इज ATP, तो ATP इज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP क्या है बच्चों, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ATP क्या है, ये हमारी सेल की एनर्जी करेंसी होता है जो सेलुलर प्रोसेस में यूज की जाएगी। ATP बनाया कैसे जाता है बच्चों, तो ATP इज फॉर्म्ड फ्रॉम, ये आप याद रखेंगे, ADP दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट दैट इज लो एनर्जी मॉलिक्यूल। उसके साथ जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दैट इज PI ऐड होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, ATP बन जाएगा। एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे कि जब एक ATP का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी। चलिए अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बच्चों के जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ऑर्गेनिज्म में उसके लिए सारी सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो अब हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो सफिशियंट हो। तो सबसे पहले हम प्लांट के केस में समझते हैं कि प्लांट में जो ऑक्सीजन पहुंच रही है सारी सेल्स तक वो कैसे पहुंचेगी, तो विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा।
क्यों? क्योंकि प्लांट्स में ऑलरेडी हमने गैसियस एक्सचेंज न्यूट्रिशन में पढ़ा हुआ है कि उसमें स्टोमेटा की हेल्प से गैसियस एक्सचेंज होगा। और प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं जिसकी हेल्प से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर सारी सेल्स तक पहुंचेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज होंगे प्लांट्स में? विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, और वो सारी सेल तक पहुंच जाते हैं। अब ये जो डिफ्यूजन का डायरेक्शन है, डिफ्यूजन का डायरेक्शन का क्या मतलब है कि प्लांट के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज होके जाएगी या प्लांट से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके बाहर आएगी। तो ये जो डायरेक्शन है डिफ्यूजन का वो डिपेंड करता है किस पर? इन्वायरमेंटल कंडीशन पर और प्लांट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ मैम? तो इसको मैं आपको समझाती हूँ बच्चों कि जो प्लांट्स होते हैं, हमें पता है कि प्लांट के केस में कौन सा प्रोसेस होता है। तो प्लांट के केस में फोटोसिंथेसिस दिन में होता है। फोटोसिंथेसिस में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। रेस्पिरेशन में यूज क्या होगा? ऑक्सीजन। पर दिन में प्लांट इतना ऑक्सीजन बना रहा है कि वो एक्सेस में है, तो जो मेजर एक्टिविटी है डे में वो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन बाहर डिफ्यूज होके जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसकी हेल्प से होगा? स्टोमेटा की हेल्प से होगा। तो प्लांट के केस में हम याद रखेंगे कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो दिन में अलग होता है और रात में अलग होता है। तो डे टाइम में क्या होता है? क्योंकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है प्लांट के अंदर और ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है प्लांट के बाहर। पर नाइट के केस में ये पूरा जो प्रोसेस है वो अपोजिट हो जाएगा, हमारी तरह हो जाएगा। प्लांट एब्जॉर्ब करेगा बाहर से क्या? ऑक्सीजन, और प्लांट रिलीज क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि रात में सनलाइट अवेलेबल नहीं है और प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। तो ये अपन याद रखेंगे यहाँ से, गैसियस एक्सचेंज दिन और रात में कैसे अलग अलग होता है। अब बच्चों, अब अगर अपन ह्यूमन के केस में बात करें तो हमारे केस में क्या होता है बच्चों? ये जो पूरा रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन को हम समझते हैं दो पार्ट में। कि हमारे केस में जो रेस्पिरेशन है मेनली वो कंप्लीट होगा बच्चों कितने स्टेप में? तो रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा दो स्टेप में। पहला स्टेप हो जाएगा बच्चों ब्रीदिंग, और दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब वही जो अभी हमने पढ़ा, सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। फर्दर जो ब्रीदिंग है बच्चों, ब्रीदिंग के दो स्टेप हैं, ये हमें पता है। एक है इसका स्टेप इनहेलेशन, जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, और दूसरा इसका स्टेप है बच्चों एक्सहेलेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से क्या हो जाएगी? डिफ्यूज आउट हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि जो भी सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, मतलब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या? तो जितने भी सारे एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स या तो लैंड में होंगे या तो ये कहाँ पर होंगे बच्चों? वाटर में होंगे। अब अगर वो लैंड पर है तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? एटमॉस्फेयर से लेंगे। और अगर वो पानी में है तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में। तो अब एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट क्या होता है बच्चों? लो होता है। तो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनका जो ब्रीदिंग रेट है बच्चों वो क्या होता है? ज्यादा होता है। वो ज्यादा फास्ट फास्ट ब्रीथ करेंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा आएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो ज्यादा क्यों होता है, फास्ट क्यों होता है? सो यू हैव टू राइट फ्रॉम हियर the amount of dissolved oxygen is low compared to the amount of oxygen in the air. That's why the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that of terrestrial organism. फिश में अगर आपको पूछ लिया जाए एक्सप्लेन कि कैसे गैसियस एक्सचेंज होगा, तो फिश क्या करती है? वाटर को अपने माउथ से अंदर लेगी और उसके माउथ के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है गिल्स। तो गिल्स क्या करेगा? जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको कैप्चर कर लेगा और फर्दर ब्लड की हेल्प से वो उसके बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हम हैं, तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेंगे अपने एटमॉस्फेयर से, और ये जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो उसके लिए वी हैव स्पेशल ऑर्गन्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्पेशल ऑर्गन होते हैं फॉर
ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ह्यूमन के केस में बच्चों वी हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा आपको पैसेज पता होना चाहिए। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्लो ऑफ एयर अगर अपन समझें तो सबसे पहले एयर आएगी कहाँ से, तो नोस्ट्रिल से आएगी। वी हैव पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, वही जो नोज की ओपनिंग है, नोस्ट्रिल से एयर एंटर करेगी बच्चों किसमें, तो नेजल कैविटी में, दैट इज ऑल्सो नोन एज नेजल पैसेज। नेजल कैविटी के बाद एयर कहाँ पर जाएगी, ये जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद जाएगी लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद जाएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद जाएगी ये कहाँ, ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई के बाद जाएगी बच्चों ये ब्रोंकीओल्स में, और लास्टली ये कहाँ पर पहुंच जाएगी, एल्वोलाई में, और यहाँ से गैस का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। तो ये जो पूरा फ्लो ऑफ एयर है बच्चों, ये पार्ट्स आपको सीक्वेंस में याद करना है। क्या करना है बच्चों, ये सीक्वेंस में याद करना है। अब जो नॉस्ट्रिल से अपन ने लिया एयर, तो नेजल कैविटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है फाइन स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर और दूसरा होता है म्यूकस। तो ये दोनों क्या करते हैं, तो हेयर जो है वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेगा और म्यूकस एयर को मॉइस्चर करने में हेल्प करता है, अलॉन्ग विद दैट वो डस्ट को भी ट्रैप करने में हेल्प करेगा। फिर फेरिंग्स और लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, इसमें आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, पहले फेरिंग्स आएगा उसके बाद लैरिंग्स आएगा। अब बच्चों ये जो ट्रैकिया होता है इसी को क्या कहा जाता है, विंड पाइप, और ट्रैकिया में होता है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। क्या होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, जो क्या करता है बच्चों, ये हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है जब उसमें एयर नहीं होती है, या तो वी कैन से कि जब गैसेस एक्सचेंज होता रहता है वो टाइम पर। फर्दर ये जो ट्रैकिया है ये पेयर ऑफ लंग्स में एंटर करेगी और ये डिवाइड हो जाएगी किसमें बच्चों, ये डिवाइड हो जाएगी दो ब्रोंकाई में, और फर्दर अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रोंकाई है ऐसे स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जा रही है, और इन स्मॉल ब्रांचेस को कहा जाता है बच्चों ब्रोंकियोल्स। क्या कहा जाता है बच्चों, ब्रोंकियोल्स। अब ये जो पूरा आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें आपको बहुत सारे रिब्स दिखाई दे रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बच्चों रिब केज। रिब केज क्या है, एक बोनी स्ट्रक्चर है जो हमारे लंग्स को क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्ट करता है। तो अब आप ये फ्लो ऑफ एयर याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में क्या होगा बच्चों, एक बार उसको समझने के लिए आप जोर से सांस अंदर लेंगे और फिर सांस को बाहर निकालेंगे। तो जो आपने सांस अंदर लिया मतलब आपने क्या किया, इनहेलेशन, और आपने जो सांस बाहर निकाली वो क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन। जरा फील करिएगा, जब आप इनहेल करते हैं तो आपका जो रिब केज है वो किधर जा रहा है, ऊपर जाता हुआ फील होगा, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपका रिब केज नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज आपको रटनी नहीं है बच्चों, ऐसे बस इनहेल और एक्सहेल करके फील करके लिख देना है। तो अब जो ब्रीदिंग है उसके दो स्टेप हैं, दैट इज इनहेलेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंस्पिरेशन, एंड एक्सपिरेशन, दैट इज एक्सहेलेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होना है, एयर आनी है अंदर। एयर जब अंदर आएगी तो हमारा जो रिब केज है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा, और जो हमारा डायाफ्राम है, डायाफ्राम क्या होता है बच्चों, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, डायाफ्राम है। तो जब हमारा रिब केज ऊपर जाएगा तो ये डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप का भी दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाता है बच्चों, फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैट। तो इनहेलेशन के टाइम पर क्या हो जाएगा कि जो हमारा रिब केज है वो अपवर्ड मूव करेगा, और जो हमारा डायफ्राम है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, उसकी वजह से चेस्ट कैविटी में जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और एयर क्या कर जाएगी, अंदर एंटर कर जाएगी, और जो एल्वोलाई है वो हो जाएंगे एक्सपैंड। ऑन द अदर हैंड, अब जब एल्वोलाई में आ जाएगा ऑक्सीजन तो वहां से क्या होगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ब्लड में CO2 ज्यादा है तो ब्लड से CO2 आएगा एल्वोलाई में, और एल्वोलाई क्या करेगी, अब CO2 को बाहर निकालना है। तो एक्सहेलेशन के टाइम में क्या होगा, जो हमारा डायफ्राम फ्लैट हो गया था वो वापस हो जाएगा डोम शेप,
और जो रिब केज ऊपर गया था वो आ जाएगा नीचे। उसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट कैविटी में जो स्पेस है बच्चों वो डिक्रीज हो जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो हम क्या कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे। तो ये दो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आप क्या करेंगे, याद करेंगे बच्चों। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारा एल्वोलाई है वो क्या है, टर्मिनल पार्ट ऑफ द ब्रोंकियोल्स। तो मैंने आपको ऐसा बताया था भी, आपने देखा कि ऐसे लंग्स के अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंकाई के अंदर ऐसे स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस और ये स्मॉल ब्रांचेस के अंदर ऐसे ग्रेप्स के बहुत सारे गुच्छे जैसे आपको दिखाई देंगे। और इस ग्रेप्स का जो एक गुच्छा है इसी को क्या कहा जाता है, एल्वोलाई। तो एल्वोलाई किस में काम करेगा, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है बच्चों। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक एल्वोलाई है जो सराउंडेड है किससे, ब्लड वेसल से। ये ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रही होगी, कैपिलरीज। अब अपन ने जब इनहेल किया तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ गया। इधर जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लड वेसल्स क्या लेके आई है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी ब्लड है उसमें है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल में होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए जो अफिनिटी है बच्चों वो होती है बहुत ज्यादा। तो जैसे ही यहाँ पर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा दिखाई देगा, वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लीव कर देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से में आ जाएगा एल्वोलाई में, और जो एल्वोलाई में ऑक्सीजन है उसको हीमोग्लोबिन क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। अब यहाँ पे ब्लड का क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीजनेशन। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फर्दर हार्ट में जाएगा, जो अपन ट्रांसपोर्टेशन में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हमें यहाँ से क्या याद रखना है कि एल्वोलाई क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, किस लिए, फॉर द गैसियस एक्सचेंज। और वो गैस को एक्सचेंज कैसे करती है, तो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। चलिए एनसीईआरटी में ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है बच्चों, ये डायग्राम भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप एक बार इसको एनसीईआरटी से क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। ये मैंने बताया कि जो एल्वोलाई है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। कैसे, तो जो वॉल ऑफ एल्वोलाई है उसमें प्रेजेंट है नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्रीदिंग मैकेनिज्म मैंने बता दिया कि जब अपन ब्रीद इन करते हैं मतलब एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन जो हमारी रिप्स हैं वो लिफ्ट अप हो जाएंगी, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी में स्पेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो एयर है वो लंग्स में आके फिल हो जाएगी और एल्वोलाई क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि जो बॉडी में से ब्लड आ रहा है वो क्या लेके आया है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ आ जाएगी, एल्वोलाई में, और एल्वोलाई में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। और ब्लड क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। तो ये जो हुआ ऑक्सीजन इनहेल करना और उसको ब्लड में पहुंचाना, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेना और उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करना, इस पूरे साइकिल को कहा जाता है बच्चों ब्रीदिंग साइकिल। क्या कहा जाता है, ब्रीदिंग साइकिल। सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल मतलब जब ऑक्सीजन अपन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, उस टाइम पर हमारे लंग्स में एयर का थोड़ा वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। मतलब वो वॉल्यूम जो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है उस वॉल्यूम को कहा जाता है बच्चों रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। इसका क्या मतलब है, तो मान लीजिए पूरी एयर निकल गई तो लंग्स हमारा पिचक जाएगा, ऐसा ना हो उसके लिए वहां पे थोड़ा अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहा जाता है, रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है मतलब एनिमल है, उसका साइज बहुत बड़ा है, तो लेट्स से कि मैंने इनहेल तो कर लिया, मेरे लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंच चुका है, पर मेरे पैर के जो सेल्स हैं क्या वहां तक ऑक्सीजन डिफ्यूज होके पहुंच सकता है, पहुंच सकता है, बट उसके लिए 2-3 साल लग जाएंगे। तो अब जो डिफ्यूजन प्रेशर है बच्चों वो सफिशियंट नहीं होगा सारी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इन केस ऑफ लार्ज साइज ऑफ एनिमल्स। तो ऐसे केस में उस ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है बच्चों किसकी, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की, जो ऑक्सीजन को बाइंड करके सारे सेल्स तक पहुंचाने का
काम करती है। तो ह्यूमन के केस में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, जिसकी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा अफिनिटी होती है। मतलब कि अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हो तो वो पहली प्रायोरिटी किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा। ये पिगमेंट हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है। अब अगर अपन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, तो वो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा, प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्ट होगा। पर जो ऑक्सीजन है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो ये किसके साथ ट्रांसपोर्ट होगा, हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होगा, वो भी बाउंडेड फॉर्म में। चलिए, तो यहाँ से हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में, मतलब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के हिसाब से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को क्या एडवांटेज है। तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट है, एयर, तो उनको फास्ट ब्रीथ करने की जरूरत नहीं है। What are different ways in which glucose is oxidized? तो वही एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्दर दो टाइप का, एक जिसमें अल्कोहल बन रहा है, दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, किस में होगा तो ईस्ट में होगा, और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस में होगा तो मसल्स में होगा। नेक्स्ट, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा हमारा हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे होगी तो प्लाज्मा में डिजोल्व होके। नाउ हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? तो वही एल्वोलाई वाला कि एल्वोलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एंड दैट इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज फास्ट होता रहता है। नेक्स्ट हमारा लाइव प्रोसेस है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। ट्रांसपोर्ट किन किन चीजों का होना है, तो ट्रांसपोर्ट होगा मेनली फूड का, ट्रांसपोर्ट होगा किसका, वेस्ट सब्सटेंस का, और ट्रांसपोर्ट होगा किसका बच्चों, गैसेस का। अभी अपन ने पढ़ा कि जो ब्लड है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को एल्वोलाई से रिसीव करेगा। अब नेक्स्ट काम क्या है, उसको बॉडी की सारी सेल्स तक पहुंचाना। तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्या, ट्रांसपोर्टेशन। तो मेनली जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए हमारे बॉडी में होता है बच्चों वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है बच्चों, तो ह्यूमन के केस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के मेनली कितने पार्ट हैं, तो 3 पार्ट हैं। इसमें आ जाएगा हमारा ब्लड, इसमें आ जाएगा हमारी ब्लड वेसल्स, और इसमें हो जाएगा हमारा पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट। अब ब्लड क्या है, तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, प्लाज्मा है, और इसमें होती हैं 3 टाइप की सेल्स। ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। ब्लड वेसल्स हम पढ़ेंगे 3 टाइप की, और फिर हम पढ़ेंगे अपना पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट। तो हम समझते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ ब्लड। तो मेनली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्लड। रेड ब्लड सेल्स, जिसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, और ये क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। फिर नेक्स्ट है हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसके ये फर्दर ये सारे टाइप्स हैं बच्चों, ये हमने 9th में डिटेल में किया हुआ है। ये मेनली क्या करते हैं, तो ये इम्यून फंक्शन होता है इम्यूनिटी में, मतलब ये हमारे बॉडी के फाइटर्स हैं। फिर होती है बच्चों प्लेटलेट्स, जिसका फंक्शन क्या होता है, ये करती हैं बच्चों ब्लड क्लॉटिंग। कब, तो एट द टाइम ऑफ इंजुरी। अगर आपको किसी भी टाइप की इंजरी हो गई है और ब्लीडिंग हो रही है, तो प्लेटलेट्स का काम होता है उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना। क्यों स्टॉप करना है ब्लीडिंग, टू मिनिमाइज द ब्लड लॉस। और दूसरा, अगर ब्लड लॉस होता रहा तो जो एफिशिएंसी है ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई होने की, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स। तो हमारी बॉडी में मेनली 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं बच्चों। कितने टाइप के ब्लड वेसल्स हैं, 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं। एक है हमारी आर्टरी, दूसरी है हमारी वेन्स, एंड थर्ड हमारी हो जाती है बच्चों कैपिलरीज। अब इस डायग्राम से ध्यान से समझिएगा बच्चों, वो ब्लड वेसल्स, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। तो ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगी वो क्या हो जाएगी, आर्टरी।
और ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट के टुवर्ड्स लेके जाएगी, वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी हमारी वेन्स। कैपिलरीज क्या करती हैं, तो ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आर्टरी से स्मॉल ब्रांचेस निकलती हैं जिनको क्या कहा जाता है, आर्टरियोल, और वेन्स से स्मॉल ब्रांच निकलती है जिसको कहा जाता है वेन्यूल्स, और ये फर्दर कनेक्ट होती हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या करती हैं, ब्लड में से चीजें डिफ्यूज होकर सेल्स में जाती हैं, और सेल में से चीजें डिफ्यूज होकर कैपिलरीज में आएंगी। तो इधर से चीजें जाएगी कैसे, तो हमारी जो आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है, वो आर्ट्रियोल, और आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में होते हुए डिफ्यूज होके जाएगी सेल में। फिर सेल से जो भी वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब आएगा कहाँ पर, कैपिलरीज में। वहां से ये जाएगा वेन्यूल्स में, वहां से जाएगा वेन्स में, और वहां से ये चला जाएगा कहाँ बच्चों, हार्ट में चला जाएगा। सो फर्स्ट यू हैव टू रिमेम्बर द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। आर्टरी जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाएगी, वेन्स जो ब्लड को हार्ट के टुवर्ड्स लेके जाएगी, और कैपिलरी जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करेगी। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बच्चों। जो हमारी आर्टरी है, मैंने कहा ये क्या करेगी, ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाएगी, मतलब हार्ट जो ब्लड को पंप करेगा वो सीधे कहाँ पर जाएगा, आर्टरी में जाएगा। अब हार्ट जो ब्लड को पंप करता है उसका फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए जो आर्टरी की मसल्स होती हैं बच्चों, आर्टरी में मसल्स होती हैं थिकर, क्यों, क्योंकि ब्लड यहाँ पर फोर्स से सप्लाई होता है। वाइल इन केस ऑफ वेन्स, वेन क्या करती है, तो ये ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम टिश्यूज से जिसमें ब्लड प्रेशर से फ्लो नहीं होता है, तो इसलिए इसमें मसल्स होती हैं बच्चों थिन। तो ये डिफरेंस हो गया इसका कि जो हमारी आर्टरीज है उसमें थिकर मसल्स होती हैं और जो वेन्स है उसमें थिनर मसल्स होती हैं। क्योंकि इसमें थिकर मसल्स होती हैं तो इसका जो ल्यूमन है बच्चों, ल्यूमन मतलब एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर का जो कैविटी है उसको ल्यूमन कहा जाता है। तो इसका ल्यूमन क्या हो जाता है, स्मॉल, और क्योंकि वेन्स की जो मसल्स हैं थिन है, तो इसका ल्यूमन क्या हो जाता है बच्चों, लार्ज हो जाता है। अब जो वेन्स है वो क्या करती हैं, वेन्स ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लेके आती हैं। तो मान लीजिए हमारे पैर से कोई ब्लड वेसल ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लेके आ रही है, मतलब कि वहां पर जो फ्लो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। तो ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए वेन्स में प्रेजेंट होते हैं बच्चों वॉल्व्स। तो आप याद रखेंगे, वी फॉर वेन, वी फॉर वॉल्व्स। तो सिर्फ वेन ही ऐसी ब्लड वेसल है जिसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज एंड कैपिलरीज में वॉल्व्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब अगर हम कैपिलरीज को देखें तो कैपिलरीज अगर आपने अभी देखा, मैंने बताया, तो कैपिलरी जैसे सिंगल लेयर थिक होती है। सिंगल लेयर थिक क्यों होती है बच्चों, क्योंकि इनका फंक्शन क्या होता है, इनका काम है डिफ्यूजन, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज। तो जितनी पतली लेयर होगी उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। और यहाँ पे अगर आपको याद हो 9th का, यहाँ पे होती है स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बच्चों एंडोथेलियम और एंडोथेलियल सेल्स। सो आई होप यू आर क्लियर विथ ब्लड वेसल्स एंड ब्लड सेल्स। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट। तो ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है आप सबका दिल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ट के डिफरेंट चेम्बर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका नंबरिंग करवाती हूँ। तो ये ह्यूमन का हार्ट है जिसमें कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं बच्चों। कितने चेम्बर, 4 चेम्बर। और ये चेम्बर को आप देख सकते हैं, चेम्बर्स में क्या है, पार्टीशन, और इस पार्टीशन को कहा जाता है बच्चों सेप्टम। क्या कहा जाता है पार्टीशन को, सेप्टम। ये जो अपर चेम्बर है इनको कहा जाता है बच्चों एट्रियम और ऑरिकल, और जो लोअर चेम्बर है उसको कहा जाता है बच्चों वेंट्रिकल। तो अपर चेम्बर एट्रियम और लोअर चेम्बर वेंट्रिकल। तो टू बी प्रिसाइज ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा हो जाएगा राइट एट्रियम, और ये हो जाएगा हमारा बच्चों राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इतना क्लियर है हार्ट का चेम्बर। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो हमारा हार्ट है, हमने 9th में पढ़ा था, हार्ट क्या होता है, ये होता है हमारा मस्कुलर ऑर्गन्स
कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, तो इसमें प्रेजेंट होती हैं कार्डियक मसल्स। तो अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि जो हमारा एट्रियम होता है उसमें कंपैरेटिवली थिन मसल्स होती हैं और वेंट्रिकल में थिक मसल्स होती हैं। वेंट्रिकल में भी अगर अपन राइट और लेफ्ट को कंपेयर करें तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें सबसे ज़्यादा थिकर मसल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि ये वो चेम्बर है जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, तो इसको जो ब्लड है ज़्यादा फोर्स से सप्लाई करना है। अब ज़्यादा फोर्स कैसे लगाएगा? जब इसके पास मसल्स ज़्यादा होंगी। सो यू हैव टू रिमेम्बर कि जो एट्रियम है वो कंपैरेटिवली थिनर है वेंट्रिकल से, पर अगर हम दोनों वेंट्रिकल को ही कंपेयर करें तो राइट वेंट्रिकल इज थिनर और यू कैन से लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर। इतना क्लियर है बच्चों? अब हम समझते हैं कि इसमें ब्लड की सप्लाई कैसे होती है। तो बच्चों यहाँ से हम ध्यान देते हैं कि ये हमारी क्या है, अब हार्ट के अंदर जो ब्लड लेके आएगी उसको हमने क्या कहा था, वेन्स। और जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? लंग्स से आएगा। वही जो एल्वोलाई में क्या हुआ था, एक्सचेंज। तो पल्मोनरी वेन ऐसी ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहाँ से ब्लड पंप होगा अवोर्टा से और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा। ऑन द अदर हैंड ब्लड के बॉडी के लोअर पार्ट से एंड बॉडी के अपर पार्ट से लार्जर वेन्स आती हैं जिनको कहा जाता है बच्चों वेना कावा। अब ये बॉडी से आ रही है तो बॉडी से क्या लेके आएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करेगा, तो ये एंटर करेगा हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से ये निकलेगा बाहर। तो हार्ट से जो ब्लड को बाहर लेके जाएंगी वो क्या है बच्चों, वो है हमारी आर्टरी। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाना है, लंग्स में लेके जाना है, तो इस आर्टरी का नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। तो वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा लंग्स तक, एल्वोलाई में हो जाएगा एक्सचेंज और वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो और ये पूरा साइकिल क्या होगा, कंटिन्यूअस होता रहेगा और इसी को कहा जाता है बच्चों कार्डियक साइकिल। क्या कहा जाता है, कार्डियक साइकिल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, तो ये क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं। तो हमारा हार्ट में ये जो पंप होगा तो वो कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू होगा। तो अब ये वाला जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप इसको बना के प्रैक्टिस करेंगे और लेबलिंग करेंगे। वापस मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। हमने पढ़ा कि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वहां पे क्या एंटर करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ। आपको याद रखना है लॉर्ड, है ना। अब जैसे ही आपने हार्ट का डायग्राम देखा आपको याद आ गए कौन, भगवान जी। ओ माय गॉड, ये कौन बनाएगा। तो हाँ, अब आपको क्या करना है, भगवान को याद करना है। तो जैसे ही हार्ट देखा कौन याद आए, लॉर्ड। लॉर्ड से याद क्या रखना है, एल ओ, एल फॉर लेफ्ट और ओ फॉर ऑक्सीजनेटेड। तो हमें याद रखना है कि हार्ट का जो लेफ्ट साइड है वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और जो राइट साइड है वहां पर आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इधर आया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर आया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब ये हार्ट का एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएंगे, वेंट्रिकल में। इसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड एट्रियम में ना चला जाए तो उसके लिए ये वॉल्व्स क्या हो जाते हैं बच्चों, वॉल्व्स हो जाते हैं बंद। तो इनको क्या कहा जाता है बच्चों, वॉल्व्स। और वॉल्व्स क्या करते हैं, दे प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करेंगे, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो अब जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ का जो ब्लड है वो सीधे अवोर्टा में जाएगा और यहाँ का जो ब्लड है बच्चों वो कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। और ये पूरा साइकिल क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर्कुलेशन। अब अपन ने पढ़ा बच्चों कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, फिश के केस में अपन ने पढ़ा था कि उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या होता है, फास्टर होता है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि फिश, उनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, टू चेम्बर्ड होता है।
और जो ह्यूमन है उनका हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका हार्ट क्या होता है 3 चेम्बर्ड, जैसे कि रेप्टिलियंस और क्या होता है एम्फीबियंस। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ऐसा क्यों, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अब हम फिश के केस में समझते हैं बच्चों। हमने पढ़ा कि फिश जब पानी को अपटेक करती है माउथ से, तो वो जो पानी है वो गिल्स तक पहुंचता है, और गिल्स में जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ले लेती हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये ऑक्सीजन सीधे ब्लड वेसल की हेल्प से कहाँ पहुंचा दिया जाता है, ये पहुंचा दिया जाता है सारी सेल्स में। और सेल्स ऑक्सीजन को यूज करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैपिलरीज कलेक्ट करके लेके आती हैं हार्ट में। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फिश के हार्ट में जो ब्लड है वो कितनी बार जा रहा है, ओनली वंस। इसलिए ये सर्कुलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, सिंगल सर्कुलेशन। अब फिश का जो हार्ट है उसमें ब्लड सिर्फ कैसा जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको वीनस हार्ट भी कहा जाता है। वाइल इन केस ऑफ ह्यूमंस, हमारे केस में हार्ट में ब्लड कितनी बार जाएगा, 2 बार। कैसे, तो एक बार आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी बार आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्योंकि हमारे हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार एंटर करता है, इसलिए हमारे में जो सर्कुलेशन है उसको क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन। क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन। ये क्लियर हुआ बच्चों, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी से थोड़ा मैं आपको रिवीजन करवाती हूँ, फिर आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। ये पूरा हार्ट का डायग्राम आप लेबलिंग के साथ बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, ये पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्ड क्यों होते हैं। तो पहला तो हार्ट में 4 चेम्बर्ड होते हैं टू कीप सेपरेटेड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने की जरूरत क्या है बच्चों, तो अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होगा तो हाईली एफिशिएंट वे में वो सारी सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचा पाएगा। तो अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी एनर्जी नीड्स ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी ज़्यादा क्यों चाहिए, तो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। जैसे बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, ये क्या होते हैं, होम्योथर्म, मतलब वो क्या करते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। उसके लिए उनको क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, जब उनको मिलेगा ऑक्सीजन। While in case of amphibians and reptiles, इनके पास क्या होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट, क्योंकि ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो ये सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड टॉलरेट कर सकते हैं बच्चों। क्यों, क्योंकि इन ये एनर्जी यूज नहीं करेंगे अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ये रीजन आप याद रखेंगे। ये वाला जो पैराग्राफ है वो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बच्चों ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जनरली क्वेश्चन आता है। यहाँ पे ए लिख देंगे, बी लिख देंगे और आपको पूछ लेंगे। तो हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है वो अवोर्टा, और जो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है वो वेना कावा। लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट में जा रहा है वो पल्मोनरी वेन, और जो लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, लंग्स नहीं, हार्ट से जो लंग्स तक जा रहा है वो हो जाएगी हमारी पल्मोनरी आर्टरी। तो ये सारे डायग्राम आप एक एक बार देखते रहेंगे बच्चों। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है बच्चों, तो अभी अपन ने पढ़ा कि जब ये हार्ट हमारा ब्लड पंप करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। तो जब ब्लड वेसल्स में फोर्स से जाता है तो ब्लड वेसल्स की वॉल पे अप्लाई करेगा क्या, ये प्रेशर। तो इसी को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ज्यादा बाहर जाएगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बच्चों सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो प्रेशर जनरेट होगा वो सिस्टोलिक प्रेशर होगा। और जब हमारा हार्ट क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, मतलब डायस्टोल कर रहा है, रिलैक्सेशन इज डायस्टोल, इसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर इज प्रेशर अप्लाइड बाई ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल इज ब्लड प्रेशर।
दो टाइप का है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक की वैल्यू 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक की वैल्यू 80 mm ऑफ Hg। वैल्यूज आपको याद रखनी है। ये क्या दिखाया हुआ है, तो अगर कभी आपने जीवन में ब्लड प्रेशर चेक करवाया हुआ है तो आप समझ गए होंगे। ये एक इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, जिससे ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो आप इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखेंगे बच्चों। ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली है। अब अपार्ट फ्रॉम द ब्लड एक और ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिश्यू होता है जिसको कहा जाता है लिम्फ। क्या कहा जाता है बच्चों? लिम्फ। तो लिम्फ क्या होता है हम समझते हैं। मैंने आपको समझाया कि जो हार्ट है वो ब्लड को सप्लाई करेगा, और ये ब्लड जो है वो कैपिलरीज से डिफ्यूज होकर, ये जो सारा सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, तो ब्लड का कुछ पार्ट डिफ्यूज होकर टिश्यू में चला जाता है। तो ब्लड का वो पार्ट जो डिफ्यूज होकर टिश्यू में जाता है बच्चों, उसी पार्ट को कहा जाता है लिम्फ। तो लिम्फ क्या है? फिल्टर्ड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो लिम्फ में क्या नहीं होगा बच्चों? तो लिम्फ में अब्सेंट है क्या? रेड ब्लड सेल्स। इसमें अब्सेंट है बच्चों प्लेटलेट्स। और इसमें क्या अब्सेंट है? इसमें अब्सेंट है लार्ज साइज के प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन। ठीक है, तो ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस। अब ये जो ब्लड का फिल्टर्ड पार्ट है, मतलब हर जगह पर टिश्यू में ये जो ब्लड का पार्ट डिफ्यूज हुआ, उसको हमने कहा लिम्फ। अब ये जो लिम्फ है, इसको कलेक्ट कौन करेगा? इसको कलेक्ट करेंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज। और लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फ को कलेक्ट करके ले जाके ड्रेन कर देंगी किसमें? लार्जर वेन्स में। और वापस ये कहाँ पर चला जाएगा बच्चों? ये चला जाएगा हमारे हार्ट में। तो मेनली ये क्या करेगा? ब्लड के वॉल्यूम को रिस्टोर करेगा। अब लिम्फ के हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। बिफोर दैट डेफिनेशन समझिएगा कि जो हमारी कैपिलरीज का पोर्स हैं, वहां से कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स निकल जाते हैं। तो कौन सी ब्लड सेल्स? तो मेनली व्हाइट ब्लड सेल्स। तो अब जो ब्लड का प्लाज्मा है उससे लिम्फ कैसे अलग होगा? तो लिम्फ जो है वो कलरलेस होता है और प्रोटीन कम होते हैं। लिम्फ का फंक्शन है, पहला फंक्शन, इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट। जब अपन ने न्यूट्रिशन पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन, तो वहां से जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? लिम्फ से। और इसका दूसरा फंक्शन है कि जो एक्सेस फ्लूइड कैपिलरीज में से निकल निकल कर टिश्यू में जाता है, उसको वापस ये ब्लड तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। So we have completed the transportation in animals. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के लिए प्लांट्स में होते हैं बच्चों वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स हमने 9th में डिटेल में पढ़ा है। वेस्कुलर बंडल्स के दो एग्जाम्पल हैं, एक है हमारा जाइलम और दूसरा है हमारा फ्लोएम। तो जाइलम का फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और मेन जो वाटर कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रैकिट्स एंड वेसल्स। और फ्लोएम में जो मेन फूड कंडक्टिंग चैनल होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। तो ये अगर आपको नहीं याद है बच्चों, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। 9th में अपन ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है, इसलिए 10th में नहीं दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही क्यों है? तो भाई हमें पता है कि प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा? रूट से। और वाटर की जरूरत कहाँ है? तो वाटर की जरूरत है लीफ में फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो रूट से लीफ तक वाटर पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। सिमिलरली प्लांट ने जो फूड बनाया है वो कहाँ बनाया है? लीफ में। और मान लीजिए रूट की सेल्स को न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो जो फूड बना हुआ है लीफ में, वो रूट तक कैसे पहुंचेगा? तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जाइलम क्या करेगा? रूट से चीजें शूट और लीफ तक लेके जाएगा। और फ्लोएम क्या करेगा? तो वो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, लीफ से रूट की तरफ भी लेके जाएगा, ब्रांचेस से शूट की तरफ भी लेके जाएगा। तो फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है और जाइलम में होता है हमारा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है बच्चों? तो वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, जो मैंने आपको बता दिया है, ये फॉर्म करते हैं वाटर कंडक्टिंग चैनल। तो अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होगा कैसे बच्चों? तो समझिएगा
कि जो हमारे रूट के सेल्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, तो एब्जॉर्प्शन होगा रूट के सेल्स में। तो मान लीजिए ये है हमारे रूट के सेल्स, और रूट के सेल्स किसके कांटेक्ट में होंगे, सॉइल पार्टिकल से। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ये आयंस को अपटेक करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। अब जब इसमें आयंस अंदर आएंगे तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ध्यान से पढ़िएगा। At the roots, cells in contact with the soil actively take up ions. Actively मतलब एनर्जी का यूज करके वो आयंस को ले लेंगे। इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा रूट और सॉइल के बीच। मतलब रूट के अंदर सॉल्यूट ज्यादा हो गए तो सॉइल पार्टिकल्स में जो वाटर है वो डिफ्यूज होके कहाँ चला आएगा बच्चों, वो डिफ्यूज होके आ जाएगा कहाँ पर, तो रूट में। और रूट में क्या प्रेजेंट है, जाइलम। तो अब जो वाटर है वो आ गया जाइलम में, और उससे क्या क्रिएट हो जाएगा, कॉलम ऑफ वाटर। कॉलम ऑफ वाटर का मतलब है बच्चों रो ऑफ वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल्स आप इमेजिन करिए, सॉइल में से वो रूट में आ रहे लाइन बना के, तो दैट वुड बी रो और कॉलम ऑफ वाटर, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ इसको पुश करता जाएगा जाइलम टिश्यू में। अब ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ रूट में, किसकी वजह से, आयंस के अपटेक करने की वजह से, इस प्रेशर को क्या कहा जाता है बच्चों, इस प्रेशर को कहा जाता है रूट प्रेशर। अब जो रूट प्रेशर है वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जनरली सिर्फ रात में रिस्पॉन्सिबल होता है। डे टाइम में रूट प्रेशर के साथ साथ, कब बच्चों, तो डे टाइम में रूट प्रेशर के साथ साथ एक दूसरा फैक्टर काम करता है, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, तो हमें पता है कि प्लांट्स जो एक्सेस वाटर है उसको इवापोरेट करेगा लीफ के सरफेस पर। यहाँ से समझ सकते हैं, वाटर एब्जॉर्ब हुआ लीफ की सरफेस से जब निकलेगा तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के पीछे पीछे निकलते जाएंगे। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल खींचते हुए चले जा रहे हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन पुल। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो नाइट में सिर्फ रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है, वाइल ड्यूरिंग द डे जब स्टोमेटा ओपन है तो ट्रांसपिरेशन पुल मेजर एक्टिविटी हो जाती है, किसके लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो फैक्टर है, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशनल पुल। अब वाटर के अलावा प्लांट में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, तो फूड ट्रांसपोर्ट होता है। और फ्लोएम में फूड के ट्रांसपोर्ट होने का जो प्रोसेस है वी कॉल दैट ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन कहाँ पर होगा, तो फ्लोएम में होगा। अब यहाँ पर भी प्रोसेस क्या होगा बच्चों, सेम होगा। सेम का क्या मतलब है, तो यहाँ पे जो हमारा फ्लोएम है ना, तो सबसे पहले फ्लोएम क्या करेगा, सुक्रोज को अपटेक करेगा। सुक्रोज भी क्या है, हमारा सॉल्यूट है। तो बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से फ्लोएम सॉल्यूट को अपटेक करेगा, मतलब सुक्रोज को। अब सॉल्यूट बढ़ा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। सॉल्यूट बढ़ने से ऑस्मोसिस से वाटर उसके अंदर आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, सुक्रोज डिजॉल्व हो जाएगा। अब फ्लोएम के सराउंडिंग में जो भी टिश्यू है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है, तो अब ये जो सुक्रोज है ये मूव करेगा फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस तरह से मॉलिक्यूल का ट्रांसलोकेशन होता रहेगा बच्चों। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमारा आ चुका है लास्ट लाइफ प्रोसेस, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, तो पहले भी क्लास में मैंने आपको इसके डेफिनेशन बताई थी कि हमारी सारे सेल्स में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें बहुत सारे वेस्ट जनरेट होते हैं। तो पहला तो वेस्ट हमने गैसेस ऑलरेडी पढ़ लिया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही थी वो एक्सहेलेशन से रिमूव हो जाएगा। पर कुछ नाइट्रोजनस मटेरियल जनरेट होते हैं, मैंने बताया था कि वो यूजलेस होने के साथ साथ हमारी सेल्स के लिए हार्मफुल भी होते हैं। सो इन हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को सेल से रिमूव करने का जो प्रोसेस है बॉडी से, उसी को कहा जाता है बच्चों एक्सक्रीशन। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इस वेस्ट को रिमूव करने का अलग अलग मैकेनिज्म होता है, और वी कैन से स्ट्रेटेजी होती है। फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म,
उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पूरा बॉडी का सरफेस इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो क्या करेंगे, चीज़ों को रिमूव कर देंगे। पर हमारे जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हम, तो हमारे पास क्या है, स्पेशल ऑर्गन्स टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम ह्यूमन बींग में एक्सक्रीटरी सिस्टम समझते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम 7th में भी आपने पढ़ा था, रिवाइज कर लेते हैं। वी हैव पेयर ऑफ किडनी दैट इज कनेक्टेड टू यूरिनरी ब्लैडर। किससे कनेक्टेड है बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर से, विद द हेल्प ऑफ किससे, तो पेयर ऑफ यूरेटर। पेयर ऑफ यूरेटर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये रहा हमारा पेयर ऑफ यूरेटर। तो इससे किडनी हमारी विद द हेल्प ऑफ यूरेटर कनेक्ट होती है, किससे, यूरिनरी ब्लैडर से, और यूरेथ्रा की हेल्प से यूरिन पास आउट हो जाएगा। तो ये डायग्राम लिबलिंग के साथ आप एक बार देख लेंगे। अब चलिए इसको वापस मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, जिसमें हमारे पास पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, और ब्लैडर हमारे पास कितना है बच्चों, तो ब्लैडर हमारे पास एक ही है, उसको आप पेयर में लिख के मत आ जाना। तो सिंगल ब्लैडर, सिंगल यूरेथ्रा, पेयर ऑफ किडनी एंड पेयर ऑफ यूरेटर। अब अगर अपन किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेके देखें तो इंटरनली कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। डिटेल में अगर आप 11th में बायो लेंगे तो वहां पे आपको पढ़ना है। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि जो हमारा किडनी है उसमें प्रेजेंट होते हैं मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। तो अब नेफ्रॉन क्या होता है, सो दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या होते हैं बच्चों, दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो अब ये जो नेफ्रॉन है वो क्या करेगा, वो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने में हेल्प करेगा। ये है हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है बच्चों, ग्लोमेरुलस हमारा हो जाता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है बच्चों, ये जो आपको नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज दिखाई दे रहा है, ये किसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है हमारे बाउमेंस कैप्सूल में। तो सबसे पहले आप नेफ्रॉन के पार्ट्स का नाम याद करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा ग्लोमेरुलस, सेकेंड पार्ट है बाउमेन कैप्सूल्स, फिर ये बहुत सारे जो आपको कॉइल्ड ट्यूब्यूल दिखाई दे रहे हैं इनको कहा जाता है यूरिनरी ट्यूब्यूल, और लास्टली ये कनेक्ट होता है हमारे किससे, कलेक्टिंग डक्ट से। किससे कनेक्ट है बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट से। अब ये नेफ्रॉन क्या है, सो दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो क्या करेगा, ब्लड से फिल्टर करेगा किसको, तो वेस्ट मटेरियल को। तो अब एक दूसरे डायग्राम से हम नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ते हैं। तो बच्चों अब इससे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो विद द हेल्प ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल, आर्टेरियोल मैंने आपको बताया था आर्टरी से आने वाली स्मॉल ब्रांचेस। अब जब ये आर्टेरियोल आएगा तो ऐसे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में बट जाएगा, और ये जो नेटवर्क ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है ये हमारा क्या है बच्चों, ग्लोमेरुलस। अब इस ग्लोमेरुलस में से, मतलब नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं वो थोड़ी ज्यादा परमेबल होती है। तो यहाँ से बच्चों बहुत सारा वेस्ट मटेरियल फिल्टर हो के कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे बाउमन कैप्सूल में। कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे बाउमन कैप्सूल में। क्या है ये, फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट मतलब ब्लड का वो पार्ट जो ग्लोमेरुलस मतलब कैपिलरीज से फिल्टर होके आ गया है बाउमन कैप्सूल में, विल कॉल दैट फिल्ट्रेट। अब ये जो फिल्ट्रेट है इसमें बहुत सारे क्या आ जाते हैं बच्चों, यूजफुल सब्सटेंसेस अलोंग विद द मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल। इसमें बहुत सारे क्या आ जाते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस, और बहुत सारा वाटर। तो हमें जो भी यूजफुल सब्सटेंस है और वाटर है उन सबको क्या करना है, रीअब्जॉर्ब करना है। व्हाई, बिकॉज आवर बॉडी डज नॉट वांट टू लूज द यूजफुल सब्सटेंसेस। तो अब ये जो फिल्ट्रेट है वो पूरे जो किडनी ट्यूब्यूल है हमारा, उसमें ऐसे घूमते घूमते कहाँ तक जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। अब इसको इतना ज्यादा घुमाया क्यों जा रहा है बच्चों, ताकि जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं
उनका क्या हो जाएगा बच्चों, उनका हो जाएगा रीएब्जॉर्प्शन। और फाइनली जो यूरिन है उसको पहुंचा दिया जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को फिर ड्रेन करेंगी किसमें, यूरेटर में, और यूरेटर से ये कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और टाइमली यूरिनरी ब्लैडर से विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। देखिए ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी मतलब वो आर्टरी जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, उसी को कहा जाता है रीनल आर्टरी। ये हमारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस, बाउमन कैप्सूल, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट, कैपिलरीज एंड ब्रांच ऑफ रीनल वेन। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया बच्चों। अब ये जो कैपिलरी का क्लस्टर है दैट इज ग्लोमेरुलस, वो किससे एसोसिएटेड है, कप शेप्ड बाउमन कैप्सूल से। तो जो कैपिलरी से फिल्टर होगा वो कहाँ आ जाएगा बच्चों, बाउमन कैप्सूल में आ जाएगा। अब ये जो नेफ्रॉन है इसमें जो इनिशियल फिल्ट्रेट है, मतलब जो ग्लोमेरुलस से जस्ट फिल्टर ही हुआ है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, कि जो ब्लड से फिल्ट्रेट है उसमें प्रेजेंट है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। इसको अपन को क्या करना है बच्चों, रीएब्जॉर्ब्ड कर लेना है। क्यों, क्योंकि ये यूजफुल चीजें हैं। तो जैसे जैसे यूरिन इस ट्यूब में ऐसे ऐसे फ्लो करेगा बच्चों, ये जो काम की चीजें हैं उनको सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। पर जो वाटर का अमाउंट रीएब्जॉर्ब है वो किस पर डिपेंड करेगा कि हमारे ब्लड का वॉल्यूम कितना है। अगर आपने ज्यादा पानी पिया है तो वाटर को इतना ज्यादा रीएब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, पर अगर आपने पानी कम पिया है मतलब ब्लड में वाटर का लेवल कम है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो फर्दर ये जो यूरिन है किडनी ट्यूब्यूल में, किडनी ट्यूब्यूल यही नेफ्रॉन जो लॉन्ग ट्यूब्यूल है वहां से फॉर्म होके चला जाएगा यूरेटर में, और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा। थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये जो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर है वो वहां से कब रिमूव होगा, जब उसमें प्रेशर की वजह से ब्लैडर क्या होगा, एक्सपेंड होगा, एंड दैट विल लीड टू द अर्ज ऑफ पासिंग यूरिन फ्रॉम यूरेथा। अब जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो कैसा है, मस्कुलर ऑर्गन है, एंड दैट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। ठीक है। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज आर्टिफिशियल किडनी, दैट इज हीमोडायलिसिस। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की किडनी खराब हो जाती है। तो किडनी फेलियर के केस में ब्लड को फिल्टर तो करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर ब्लड फिल्टर नहीं करेंगे तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि हार्मफुल सब्सटेंस है वो जनरेट होगा और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को खराब करेगा। तो अब ऐसे इंसान जिनकी दोनों ही किडनी फेल हो गई है उनके ब्लड को बाहर फिल्टर करवाया जाता है। तो बाहर फिल्टर करवाया जाता है किससे, तो एक मशीन होती है जिसको हीमोडायलाइजर बोलते हैं, और जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है हीमोडायलिसिस। तो आप प्रोसेस का नाम रखेंगे। इसमें होता क्या है, तो जो हीमोडायलाइजर मशीन है उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल किडनी। क्यों, क्योंकि ये आर्टिफिशियली बनाया गया है और काम करता है किडनी की तरह। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज आर्टिफिशियल किडनी। ये बना हुआ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब वही नेचर जो हमारी सेल के मेम्ब्रेन का होता है। इसको डायलाइजिंग फ्लूइड में डिप करके रखा जाता है। अब जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसका सेम कंपोजिशन है हमारे ब्लड की तरह, सिर्फ इसमें क्या नहीं होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो अब जो भी इंसान का डायलिसिस अपन को करवाना है उसके ब्लड इस ट्यूब से ट्रांसफर करवाया जाएगा, और इस प्रोसेस में क्या होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड से वो डिफ्यूज होके कहाँ आ जाएगा, डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा, और फर्दर जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वापस उस इंसान की बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। अब डिफरेंस क्या है, रियल जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन है और हीमोडायलिसिस में क्या डिफरेंस है, तो जो नेफ्रॉन में होता है वहां पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, पर यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है बच्चों। अब आपको ये जान के थोड़ा सा सरप्राइज होंगे आप कि एवरीडे जो हमारी किडनी है ना वो 180 लीटर फिल्टर करती है। पर क्या आप 180 लीटर, आप हम 180 लीटर यूरिन रिमूव करते हैं, नहीं भाई। तो हम यूरिन रिमूव कितना करते हैं, 1 और 2 लीटर। तो 180 लीटर से तो अराउंड आप मान के चलिए कि 175-77 लीटर जैसा पानी हमारे नेफ्रॉन को क्या करना पड़ता है, रीएब्जॉर्ब करना पड़ता है। ठीक है बच्चों।
अब ये हमने बात कर ली एक्सक्रीशन इन एलिमेंट। अब हम समझते हैं कि क्या प्लांट भी एक्सक्रीशन करते हैं। तो बट ऑब्वियस हमने पढ़ा कि प्लांट में होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो उसमें भी जनरेट होता होगा वेस्ट, पर उसमें ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। तो हम देखते हैं कि प्लांट अपना वेस्ट मटेरियल को कैसे रिमूव करेगा। तो सबसे पहले प्लांट में तो ऑक्सीजन ही वेस्ट मटेरियल है दिन के टाइम में, तो वो उसको कैसे रिमूव करता है हमने पढ़ लिया है गैसियस एक्सचेंज से। अब जो प्लांट में एक्सेस वाटर है वो कैसे रिमूव करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो एक रिमूवल हो गया गैसियस एक्सचेंज, दूसरा हो गया ट्रांसपिरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब जो प्लांट है वो वैक्यूल में भी वेस्ट प्रोडक्ट, नाइन्थ में हमने पढ़ा था कि जो वैक्यूल है दैट एक्ट एज ए डंप साइड और डस्टबिन फॉर द प्लांट सेल। इसके अलावा प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट को लीफ में भी स्टोर कर देता है और उसके बाद पत्ते गिर जाते हैं। सो दिस इज वेरी कॉमन, पतझड़ के मौसम में प्लांट के जो पत्ते गिरते हैं, फॉल ऑफ होते हैं, क्यों होता है, क्योंकि वो लीफ में क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल कुछ वेस्ट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि रेजिन्स एंड गम्स। ये किस में स्टोर होता है, स्पेशली ओल्ड जाइलम में। जाइलम क्या है, तो वही ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज किया गया वेसल्स और ट्रैकेट्स था। अब प्लांट क्या करता है, कुछ वेस्ट सब्सटेंस को वो सॉइल में ही अपने सराउंडिंग में रिमूव कर देता है। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको एकदम हो गया है क्रिस्टल क्लियर। थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला सवाल, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, एकदम आसान, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्सक्रीशन। अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, वेरी इजी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, क्या क्या चाहिए, तो सारी ही चीजें चाहिए। The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in, कहाँ पर होगा, पायरुवेट का जो फाइनल ब्रेकडाउन है वो कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बच्चों। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। आप ध्यान से रिवीजन करेंगे अपनी एनसीईआरटी की बुक उठा के और अपने नोट्स बना लेंगे बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर